प्रिय विद्यार्थियों, सभी को हार्दिक नमस्कार। जैसा कि हमने कल प्रश्नावली 5.2 की थ्योरी को कंप्लीट किया था, तो आज अपने आगे इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप किताब लेकर के बैठेंगे। मेरे साथ सभी के पास किताब होनी चाहिए। और शुरुआत करते हैं पहले सवाल से ही। पहले सवाल में बोला गया है कि सारणिक का प्रयोग करके निम्न त्रिभुजों का एरिया पूछा गया है, जबकि इसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। ठीक है ना। तो शीर्ष दिए हो तो आपको पता है सूत्र, उसके हिसाब से आप इसे करना, खुद ही आसान काम है ये। दूसरे सवाल में बोला गया है कि सारणिक का प्रयोग करके शीर्ष 1 4 2 5 -3 -5 वाले त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। और आगे बोला है कि क्या दिए गए बिंदु सरेख है क्या। अब सिंपल सी बात है, एरिया निकालना सब जानते ही हैं। सरेख में क्या करना है, अगर इसका एरिया 0 आएगा तो सरेख है पक्का। जानते हैं ना क्यों होता है, 3 बिंदु सरेख हुए तो इसमें ट्रायंगल बनता नहीं है, 0 आएगा उसका एरिया। और यदि इसका एरिया कुछ भी आया नॉन जीरो तो पक्का यह सरेख बिंदु नहीं होंगे, अलग अलग रेखा पर स्थित बिंदु होंगे। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में तीसरे सवाल पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि के का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। मतलब कि यहाँ पर आपको उल्टा काम करना है। क्षेत्रफल पहले से दे दिया गया है और बिंदुओं में कहीं एक बिंदु में के उपस्थित होगा और आपको उस के का मान उस सूत्र के माध्यम से प्राप्त करना है। बस सीधी सी बात है। ठीक है, ये सवाल कर लेते हैं। देखो, इस प्रकार के सवाल कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसको आप ढंग से देखेंगे। सवाल में पहले देखते हैं कि इसका चित्र में निरूपण कैसा हो सकता है। अगर आप देखें तो आपको इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज, मान लो कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष जो है वो ऐसे दे रखे हैं आपको। मान लो कि शीर्ष A है ये K,4, शीर्ष B मान लेते हैं हम 2,-6 और शीर्ष C मान लेते हैं 5,4। ठीक है ना। ये ABC शीर्षों वाला एक त्रिभुज आपको ABC दे रखा है। और आगे बोला गया है कि इस त्रिभुज का जो एरिया है ना, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, वो इसमें बोला गया है 35 वर्ग इकाई है। ये भी आपको एक जानकारी साथ में दे रखी है। तो पूछ लिया गया है कि के का मान क्या होगा। चलो देखते हैं, हम लगाएंगे सूत्र को और उसमें पक्षांतरण से के तक, इसके के मान तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। आप सब जानते हैं, देखिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक सारणिक रूप आपने याद किया था। क्षेत्रफल अगर मान लो मैं डेल्टा मानता हूँ तो डेल्टा बराबर में ये होता है 1/2, है ना। फिर होता है बिंदु x1, फिर आगे होता है y1, फिर होता है 1, आगे x2 y2 1 और x3 y3 1। ये होता है, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर आप यहाँ विचार करें तो यहाँ पर इस एरिया का मान दे रखा है 35 वर्ग इकाई। अच्छा, इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ पर इस डेल्टा का मान दे रखा है 35 वर्ग इकाई। लेकिन चूंकि आप सब जानते हैं कि ये जो डेल्टा का सूत्र है ये केवल क्षेत्रफल का ही नहीं है, ये एक ऑपरेशन मात्र है। अब यहाँ पर ये क्षेत्रफल में काम आ रहा है, इसलिए इसको हम प्लस का लेते हैं हमेशा, आपको याद होगा। अब यदि इसका मान माइनस का आए तो भी आप प्लस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो इसका मान -8 आता तो आप इसको +8 मान लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस 35 को डेल्टा के अंतर्गत मानता हूँ तो मैं यहाँ पर डेल्टा का मान केवल 35 नहीं मानूंगा, ±35 मानूंगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा का तो मान प्लस का और माइनस का दोनों प्रकार का आ सकता है, लेकिन हमें इसका मान लेना प्लस का है। तो एरिया के अंतर्गत इसका मान लेना तो प्लस का है, तो लिया आपने प्लस का, लेकिन दोनों आ सकते थे। इसलिए मैं इसमें कहूँगा कि यहाँ जो डेल्टा है वो केवल +35 नहीं है, ±35। क्यों? क्योंकि डेल्टा का मान संख्यात्मक नहीं होता है, वो चिन्ह सहित आ सकता है। लेकिन एरिया में आप इसका मान संख्यात्मक यूज करते हैं खुद। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ देखिएगा आगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा है वो ±35 है, केवल +35 नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अब यदि आप विचार करें तो डेल्टा का सूत्र लगा दो इसमें और इक्वल में ±35 पढ़ाइए। ठीक है ना। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ सूत्र, वही वापस डेल्टा जो है, डेल्टा इसमें क्या है 1/2 और इन बिंदुओं के मान रखो यहाँ से। जैसे x1 y1 मान लो a बिंदु है तो इसका मान यहाँ पर लिख देंगे K4, फिर 1 है, उसके बाद में है 2, फिर -6 और 1, फिर है 5 4 और 1। ठीक है ना, बराबर में चल रहा है ±35। अब इसको हल करने से पहले आप इस 1/2 को इधर गुणा कर दो, 2 हो जाएगा, है ना। तो बराबर में तो ±70 आ गया। और इसका कर दो आप प्रसार R1 के अनुदिश ही। ये दो काम करते हैं इसमें। पहले तो k के सापेक्ष प्रसार होगा तो इसमें बनेगा -6 और -4।
ठीक है ना, -6 -4, फिर आता है माइनस का चिन्ह सूत्र में, फिर 4 है ही, यहाँ होगा 2 - 5, ये हो जाएगा 2 - 5, और आगे बात करते हैं अब, इसके बाद प्लस, और यहाँ हो जाएगा 8 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर ये 30, 8 + 30 बराबर में पड़ा है प्लस माइनस 35 × 2, ये इंटू में होगा ना, 270 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो बस, जैसे ये बन गया -10, आगे के है ही गुणा में, तो ठीक है ना, फिर ये -3 बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये तो प्लस का 3 × 4 12, और ये आगे प्लस का 38 है ही, ठीक है, और बराबर में है +-70, एकदम सिंपल काम है। इसको और हल करेंगे तो बनेगा -10 के प्लस का 50 हो जाएगा, ये बराबर में +-70। अब हमें पता है कि इसमें इस प्लस माइनस के चिन्ह के हिसाब से के 2 मान आ सकते हैं, तो मैं इसमें इसको 2 प्रकार से यूज़ करूँगा। एक बार तो लेते हैं प्लस का चिन्ह और एक बार लेते हैं माइनस का चिन्ह, और 2 अलग अलग मान निकालते हैं। तो पहले इसमें लो प्लस का चिन्ह, तो बनेगा -10 के प्लस 50 = प्लस का 70, तो इधर ही होगा माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा -10 के = 20, और यहाँ से के का मान आ जाएगा -2, ये इसमें के का एक मान आया प्लस के चिन्ह से, +70 से। फिर लेते हैं माइनस का चिन्ह, तो बनेगा -10 के प्लस 50 = -70, और अब पक्षांतरण से इसमें इधर माइनस का होकर जुड़ेगा इसमें, है ना, तो -10 के = ये हो जाएगा -120 ही, तो यहाँ से पक्षांतरण से के का मान आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है। इस प्रकार से के हमें 2 मान मिल गए हैं, -2 और +12, ये इसका अभिष्ट हल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है सवाल। आगे बात करें अब, उसके बाद देखिएगा, आगे बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथे सवाल में कहा गया है कि सारणिक का प्रयोग करके के का मान ज्ञात करना है, सेम बात है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन एक अलग है। आगे बोला है कि यदि ये तीनों बिंदु जिनमें तीनों में ही के है सरेख हो, इस बार कंडीशन सरेख वाली है, इस बार कंडीशन एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली नहीं है। तो देखते हैं, ये भी सिंपल काम है। आप जानते हैं कि सरेख होने पर डेल्टा का मान 0 होता है, तो उससे कर लेते हैं हम। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं अब चौथे सवाल की। चौथे सवाल में पहले तो आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, मैं इसको एक रेखा पर बना देता हूँ पहले ही, ताकि इसकी हम ज्यामितीय व्याख्या कर पाएँ। हम मान लेते हैं कि बिंदु ए है ये, और इसके पॉइंट दे रखे हैं के रूप में, के कोमा ये है 2 - 2k, ठीक है ना। आगे मान लेते हैं कि बिंदु बी है, और बिंदु बी को इस रूप में दिया गया है -k+1, और आगे है 2k। आगे है बिंदु सी भी, और बिंदु सी के पॉइंट्स हैं -4 -k, 6 - 2k, ठीक है। ये एक रेखा पर स्थित कोई 3 बिंदु आप खुद से ही मान रहे हैं, जबकि बिंदुओं के ये पॉइंट्स आपको दे रखे थे पहले से। आपने बिंदु 3 A B C खुद मान लिए हैं, जो कि सरेख है, पक्का आप जानते हैं। अच्छा, अब हमें सरेख वाले प्रतिबंध के माध्यम से इसमें के की मान तक पहुंचना है। बड़ा आसान काम है। हमें पता है कि सरेख होने पर डेल्टा का मान 0 लेके चलना है, और डेल्टा का प्रसार करने पर, इसका सरणी का प्रसार करने पर हमें इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे वही बात वापिस, चूंकि 3 बिंदु और मैं मान रहा हूँ वो व्यापक रूप में x1 y1, x2 y2, x3 y3 सरेख हैं या सरेख होते हैं। यदि की बात में इसका प्रतिबंध आप सब जानते हैं, ये होता है x1 x2 x3, उसके बाद में y1 y2 y3, है ना, फिर 1 1 1 बराबर में हमेशा 0 आना चाहिए। यहाँ पर वैसे डेल्टा नहीं है, डेल्टा का डबल है ये। डेल्टा क्या होता है, 1/2 गुणा ये होता है, इसमें इसका डबल, तो बात तो वही है, 0 होता है, इसमें कोई भेद नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर इनको रखो और हल निकालो, बस यही इसमें आगे वाला काम होगा। तो आगे हम कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ x1 y1 मानता हूँ मैं, ये a वाला बिंदु है, b मानता हूँ 2 और c मानता हूँ 3 वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, रखो इसमें। तो वापस वही बात, सारणिक में x1 y1 मतलब k और 2 - 2k, यहाँ पर आएगा k 2 - 2k, फिर आगे 1 है ही। उसके बाद में x2 y2 ये b वाले पॉइंट्स मान लेते हैं, -k+1, फिर है आगे 2k और आगे 1 है ही, सेम बात है। और ये है इसमें x3 y3 मतलब -4 -k, और यहाँ है 6 - 2k = अगेन 1 है, बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें करना चाहिए इसका प्रसार, और पक्षांतरण से के 2 मान आएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके प्रसार में k² बनेगा।
जिसमें के 2 मान आएंगे पक्का। चलो अब प्रसार के लिए क्या चुने हम, मैं इसमें चुन रहा हूँ प्रसार के लिए C3 थर्ड कॉलम, ताकि प्रसार में है ना गुणा में ज़्यादा न आए, 1 1 1 आ जाए। ये कर सकते हैं ना, चलो ये काम करते हैं इसमें हम। या मान लो मैं चुन रहा हूँ C1, इसमें इजी पड़ेगा C1 क्योंकि यहाँ पर गुणा कम करना पड़ेगा ना, C1 चुन लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो आगे वही बात, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पहले इसमें K है, तो K के सापेक्ष प्रसार से बनेगा ये गुणा ये, मतलब कि 2K और -6 प्लस का वापस 2K हो जाएगा, है ना। फिर इसके लिए स्थानीय चिन्ह माइनस का आता है और यहाँ पर -K+1 तो पढ़ाइए, और आगे ब्रैकेट में होगा ये गुणा ये, तो 2 - 2K, फिर माइनस में हो जाएगा माइनस का जो है 6 और प्लस का वापस 2K ही है ना। फिर प्लस का चिन्ह और आगे आएगा -4 - K, और बाद में 2 - 2K और माइनस में अगेन 2K आ रहा है, बराबर में चल रहा है सबके 0। अब ये गणना आप खुद समझ लो कैसे की है मैंने इसका प्रसार किया है C1 के अनुदिश, उससे ये प्रसार हो चुका है ऐसा, ठीक है। आगे इसको सिंपल कर लो अंदर गुणा करके, चलो करते हैं। पहले तो K से गुणा कर लो सबको, देखिएगा यहाँ से अगर आप देखें तो K, एक बार मैं ब्रैकेट को सिंपल कर लूँ बस, K और ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ बच गया 4K - 6, ये बचेगा, है ना। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह -K+1 ही है, और यहाँ पर इसको भी सिंपल कर लो आप, तो ये 2K से 2K कट गया, तो यहाँ पर बचेगा केवल -4, है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, यहाँ से दोनों माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, तो माइनस का चिन्ह बाहर लो तो यहाँ पर बचेगा अंदर 4 + K, और यहाँ बचेगा, आप जोड़ लो इनको, यहाँ पर बचेगा 2 - अगेन 4K इक्वल में 0 है ही, ये बच जाएगा इसमें, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए, अब अगर आप देखें तो इसको सिंपल करने के लिए इसको सबको अंदर गुणा करो, बाहर वाले K को और इसको सबको, तो ये बनेगा यहाँ से 4K², फिर माइनस का 6K, यहाँ से माइनस के सहित गुणा कर लो इसको, तो माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस इसको बनाएगा वापस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 4K, है ना। फिर माइनस प्लस का हो जाएगा 4, ऐसे इसका गुणा करना है। अब इसे भी गुणा कर लो विद साइन माइनस, तो पहले गुणा कर रहा हूँ मैं 4 को माइनस के चिन्ह से, तो माइनस का 8 आएगा ना, इंटू 2 तो माइनस का 8, और माइनस प्लस का ही 16K हो जाएगा, एकदम सामान्य बात है ना। फिर ये है माइनस का K, तो माइनस का बनेगा 2K, माइनस प्लस और बनेगा 4K², बराबर में 0 चल ही रहा है, सिंपल सी बात है। अब इसको आप थोड़ा सा जोड़ घटाव करके छोटा बना लो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटा बनाने के लिए जो है 4K² + 4K², ये होता है 8 टाइम्स K², ये बन गया। अच्छा, अब सिंगल K कितनी बार है, देखो आप, प्लस के हैं 16 बार, ठीक है 16 बार ये केवल, और माइनस के हैं 2 4 6 और 6 12, मतलब माइनस के मतलब कि माइनस का 12 प्लस का मतलब प्लस का 4 बच गया, तो प्लस का 4 टाइम्स K बच रहा है। और आगे फिर एचर की बात करें हम, तो एचर बच रहा है माइनस का 4, ठीक है ना, -4 बराबर में 0 है, ये हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ इन तीनों में से 4 कॉमन ले लो आप, इन तीनों में से 4 कॉमन लेके 0 की बट्टा में हट जाएगा वो, तो पीछे बचेगा सिर्फ यही, ये 2K² + K - 1 इक्वल्स टू 0 है। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं और यहाँ से आपको K के 2 मान मिलेंगे। आप जानते हैं कि ऐसी 2 संख्या चुननी है जिनका योग तो हो प्लस का 1 और गुणा हो माइनस का 2, तो वो तो 2 और -1 ही है ना, प्लस का 2 माइनस का 1, ये कर लो इसमें। तो यहाँ से बनेगा ये 2K² प्लस का 2K माइनस का K और माइनस का 1 बराबर में है 0, ठीक है ना। और उसके बाद में इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 2K, तो ब्रैकेट में आएगा K+1, आगे इनमें से कॉमन लो माइनस का चिन्ह, तो वापस बनेगा ब्रैकेट में K+1 बराबर में है 0। इन दोनों में से दोबारा K+1 कॉमन लेंगे तो K+1 कॉमन, और यहाँ पर बचेगा 2K माइनस का 1 बराबर में है 0। अब आप सब जानते हैं कि यदि इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो यह 0 और या यह 0 है। अगर यह 0 हुआ तो यहाँ से K का मान निकाल लेते हैं, लास्ट में इसका उत्तर ये है भाई। अगर आप जानते हैं अगर यह 0 हुआ तो यहाँ से K का मान आएगा -1, और अगर यह 0 हुआ तो यहाँ से K का मान आएगा 1/2, तो -1 या 1/2 ये K के 2 मान आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसको संक्षेप में मतलब बहुत छोटे में अलग से किया है, पर आप इसको ढंग से समझना अच्छे से। सिंपल सी बात है, बस सरेख होने के प्रतिबंध से ही आपको समीकरण में ही K का मान प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे इसको सिंपली आप कर पा रहे होंगे।
उसके बाद आगे बढ़े हम, आगे बात करते हैं इसमें 5वें सवाल की। इसमें कहा गया यदि बिंदु 3 - 2 x 2 और 8 8 सरेख है तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, खुद करना है ये, इससे भी सिंपल पड़ेगा ये तो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 6ठे सवाल की। इसमें कहा गया है कि सारणिक का प्रयोग करके दो बिंदुओं 3,1 और 9,3 से गुजरने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। आपने सीखा ये काम। और आगे बोला गया है कि तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि तीसरा बिंदु -2 - 4 भी हो। चलो कर लेते हैं ये। इसमें जो दो काम करने हैं उनमें से एक तो है कि इक्वेशन प्राप्त करनी सीखनी है आपको अगर दो बिंदुओं से कोई लाइन गुजरे तो, और दूसरा ये कि यदि आपको तीसरा बिंदु भी दिया हो तो उस तीसरे बिंदु से उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी पूछा गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। इसमें पहले तो हम प्राप्त करते हैं इक्वेशन को। तो इसमें दो बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 6ठे सवाल की बात कर रहे हैं हम, है ना। इसमें देखिए पहली बात तो हम बना लेते हैं एक रेखा, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ रेखा L है, स्मॉल l, ठीक है ना। इस पर मैं कोई दो बिंदु मान लेता हूँ A, और यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु B है। आपको बिंदु A खुद मानना ही तो है। मान लेते हैं कि बिंदु A है 3,1 और बिंदु B जो है वो मान लेते हैं 9,3 है। अब दोनों बिंदु रेखा L पर स्थित है, इसलिए आप इसके लिए एक अन्य बिंदु P मान सकते हैं जो कि गतिशील है x, y, जो कि व्यापक होगा, और हमें इस अन्य बिंदु के माध्यम से ही इसकी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। बस ऐसे कर सकते हैं, है ना। देखिएगा आगे वही बात है। माना अभिष्ट रेखा L पर एक अन्य गतिशील बिंदु और उसको हमने संकेत में नाम दिया है P, और पॉइंट्स तो आप जानते हैं गतिशील में x y होते हैं, में चर होते हैं, x, y स्थित है, ठीक है ना, स्थित है। तब आप सब जानते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सरेख है ये, और सरेख है तो इसका मतलब ये हुआ ना x y 1, ये बिंदु P के लिए आया, और बिंदु A के लिए आप कह सकते हैं कि 3,1,1 है ही, और बिंदु B के लिए 9,3,1 है। ऐसा आप जानते हैं। बराबर में 0 आता है सरेखीयता के प्रतिबंध से। अब इसको हल करके x y में इसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं हम। तो हल करते हैं हम इसमें r1 के सापेक्ष ही। तो पहले x है और ब्रैकेट में आएगा 1 - 3, फिर माइनस का y, 3 - में 9, 3 - में 9, ठीक है। फिर प्लस में 1 है ही, और यहाँ पर आएगा जो है 9 - में वापस 9, बराबर में है 0, ठीक है। अच्छा अब देख लो आप, ये तो माइनस का 2x आ जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस प्लस का 6y = 0 है। ये तो कट गया ना, इससे 9 से 9 कट रहा है पूरा, ठीक है ना। अच्छा अब इसको हल करने पर आप जानते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आएगा माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 0, या इसको आप ऐसे लिख दो भले ही x - 3y बराबर में 0, या ऐसे लिख दो भले ही x बराबर में 3y, एक ही बात है ना। तो ये इसमें इस रेखा की अभिष्ट इक्वेशन आ गई है। इसमें खास बात यह है कि एचर नहीं है, इसमें एचर से मुक्त है। इसका मतलब यह रेखा जो है, यह रेखा मूल बिंदु से गुजरने वाली होगी पक्का, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक काम और करना है कि यदि इसमें एक तीसरा बिंदु -2 - 4 दिया हो, मान लो कि तीसरा बिंदु एक बार मान लेते हैं कि यहाँ है C, जो कि -2 - 4 है, तीसरा बिंदु अन्य कोई है। अब इस तीसरे बिंदु से निर्मित त्रिभुज का आपको एरिया पूछा गया है। तो अगर आपने तीसरा बिंदु इस A और B से मिलाया तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा ABC, और हमें इसका एरिया पूछा जाता है। ये काम खुद करना आप, सिंपल सी बात है। आपको 3 बिंदु मिल चुके हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हुए इसका सूत्र लगाना, उत्तर पाना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे वाला काम खुद करना, ये वाला काम हमने यहाँ पर किया है। आगे देखते हैं। उसके बाद में 7वां सवाल देखिएगा। 7वें सवाल में कहा गया है कि क्रेमर नियम का या क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। अब आपने हल करना कल सीखा ही है। तो 7वें सवाल में ये जो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स में ही समीकरणें और उनकी संख्याएं 2-2 हैं, चरों की संख्या 2-2 हैं। तो 2 चर वाले इक्वेशंस को हल करना आपने कल सीखा था, उससे ये सवाल आप खुद करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो खुद करना ये। हम आगे कोई बढ़िया सवाल करते हैं जो बड़ा होगा। उसके बाद में 8वें सवाल में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। असंगत सिद्ध करना है भाई। हाँ,
ये पॉइंट हमने कल थ्योरी में छोड़ दिया था, क्योंकि होता है ना कई बार कि वीडियो लंबा ना, इसलिए थोड़ा करना पड़ता है। तो कल जल्दीबाजी में हमने ये असंगत और संगत निकाय कब कब होगा इसको हमने थ्योरी में नहीं किया था, तो पहले आपको वो बता दिया जाए भाई कि समीकरण निकाय संगत और असंगत कब कब होता है, पहले वो देख लेते हैं, है ना। एक बार ये देख लो कि समीकरण निकाय जो है उसकी संगतता और असंगतता कब कब हो सकती है। इसको जांचने के दो तरीके होते हैं, एक बार देखिए। देखो हम इसमें हेडिंग लगाएंगे हल की स्थिति जांचना, एक हेडिंग है ये, हल की स्थिति जांचना। और इसको आप जो है प्रश्नावली 5.2 से पहले कर लेंगे, थ्योरी में कर लेंगे ये, है ना, हल की स्थिति जांचना। और इस स्थिति में हम 3 बात सीखने वाले हैं कि हल अगर है तो 2 प्रकार का होता है, अनंत या अद्वितीय, और या फिर नहीं ही है ना। 3 कंडीशन, अद्वितीय हल, अनंत हल या जीरो हल। तो इन तीनों की बात करते हैं हम। पहले बात करते हैं हम क्रेमर नियम से, है ना। 1 नंबर देखते हैं क्रेमर नियम द्वारा। तो क्रेमर नियम द्वारा हल किस प्रकार जांचते हैं एक बार वो देख लो, क्रेमर नियम द्वारा। और बाद में सीखने वाले हैं अवयव सिद्धांत द्वारा भी, इसमें दोनों प्रकार से सीखा जाता है इसको। देखो अगर आप देखें तो हल की स्थिति के 2 पॉइंट बनाते हैं पहले, कि हल होगा या नहीं होगा, है ना। हल जो है उसमें हल की स्थिति के 2 भाग बन गए हैं। एक तो हल होगा, पहला पॉइंट तो ये कि हल होगा भाई, और दूसरा पॉइंट ये है कि हल नहीं होगा, ठीक है ना, हल जो है नहीं होगा। ये 2 पॉइंट बन गए हैं। ये है हल की स्थिति। तो हल की स्थिति में इन 2 पॉइंट की ही आप जानते हैं चर्चा होती है कि हल है या नहीं है। अच्छा, अब यदि हल है, ध्यान देंगे, यदि हल है तो 2 प्रकार का होता है। इसको भी आपने 2 प्रकार में बांटा या बांट के सीखा होगा आपने। पहला तो हल है अद्वितीय, केवल एक ही हल आएगा, रेखीय है ना, तो एक ही हल आएगा पक्का। और या आते हैं अनंत हल, 2-3 हल नहीं आते, या तो अनंत हल आएगा और या अद्वितीय हल आएगा। है तो 2 प्रकार से आ सकता है, और नहीं है तो जीरो हल होगा पक्का। इसमें तो कोई 2 भाग नहीं बनेंगे, सिंपल एक ही बात है, ठीक है। अब एक बार सुन लें, यदि हल अद्वितीय है ना तो ये पक्का है कि डेल्टा का मान 0 नहीं होगा, ये तय है। आपने कल सीखा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है चरों के गुणांकों की सारणी। यदि इस डेल्टा का मान नॉट इक्वल 0 है तो उसका हल हमेशा अद्वितीय, हमेशा यूनिक हल आएगा पक्का, इसमें कोई भेद नहीं होगा। लेकिन यदि डेल्टा का मान 0 है, ध्यान दीजिएगा, तो हो सकता है कि अनंत हल हो और हो सकता है कि कोई भी हल ना हो। ये दोनों बातें हो सकती हैं। यदि डेल्टा का मान 0 है तो हो सकता है कि कोई हल ना हो, और हो सकता है कि अनंत हल हो। अब इसका हम किस प्रकार देखेंगे भी अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं है, तो इसका हमें हल मिले आगे उसका उत्तर मिलेगा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के मान के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिएगा अनंत हल के लिए क्या होता है, डेल्टा का मान तो 0 हो सकता है या होता ही है, लेकिन साथ साथ में ही हमें यह प्राप्त होता है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, और अगर 3 चर हैं तो डेल्टा 3 भी, वरना 2 में काम चलता है। इन तीनों का मान भी 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों भी 0 हैं तो कहते हैं कि ये अनंत हल वाली स्थिति है, उसमें हमेशा अनंत प्रकार के हल आते हैं। लेकिन यदि डेल्टा का मान तो 0 है, परंतु आगे एक बात और है अलग प्रकार की, क्या कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम कोई एक अशून्य है ना, कम से कम कोई एक अशून्य है। और यदि ऐसी स्थिति आए कि कम से कम कोई एक अशून्य हो सकता है कि तीनों अशून्य, हो सकता है कि तीनों के मान भी 0 नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कम से कम कोई एक 0 नहीं है और डेल्टा 0 है, तो उस कंडीशन में उसका हल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसकी 3 कंडीशंस हैं। एक बार मैं कह दूँ संकेत रूप में कि ऐसा क्यों होता है। एक बार आप 10वीं क्लास और 9वीं क्लास की बातों को ज़रा सा याद करें अच्छे से। आपने सीखा था कि यदि कोई समीकरण निकाय मान लीजिए ऐसा है, a1x है ना, b1y इक्वल्स टू c1, फिर a2x, फिर b2y इक्वल्स टू c2। क्या आपको याद, आपने सीखा था ये कि इस कंडीशन में यदि a1 बट्टा a2 इज़ नॉट इक्वल b1 बट्टा b2 होता है, तो हमने ये बात सीखी थी 10th क्लास तक में कि उस कंडीशन में उसका हल हमेशा यूनिक, मतलब कि अद्वितीय आता है। अच्छे से आपने सीखा था। और क्या इसका मतलब ये नहीं है क्या कि डेल्टा का मान नॉट इक्वल 0 होना। ज़रा सोच लो,
अगर आप देखें तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है A1 A2 B1 B2। अगर आप विचार करें तो ये स्थिति यहाँ पर अप्लाई करो आप, तो आप खुद देख लोगे कि इसके माध्यम से, अब देखो आप यहाँ से डेल्टा का मान निकालो, क्या आएगा यहाँ से डेल्टा का मान ये तो आएगा कि A1 B2 माइनस में A2 B1, इसका मतलब ये तो होता है। और इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब क्या है कि A1 B2, ध्यान गुणा करो इसको, A1 B2 नॉट इक्वल A2 B1, A1 B2 A2 B1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बीच में जो माइनस का चिन्ह है वो इन दोनों को आपस में काटेगा नहीं, इसका मतलब इसका मान 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो होता है भाई, यदि A1 B2 का मान 5 है तो A2 B1 का मान 5 तो नहीं है, और कुछ हो सकता है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। इसमें देख लो आप गुणा करके, सिंपल सी बात आ रही है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति वास्तव में यहाँ से प्राप्त हो रही है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आपने एक बात और सीखी थी, क्या कि यदि A1 बट्टा A2 बराबर में B1 बट्टा B2 और बराबर में C1 बट्टा C2 हो, तो आपने याद किया था कि उस कंडीशन में हमेशा अनंत हल आते हैं। मैं केवल 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, मतलब कि तीनों के अनुपात बराबर हो, तो हम कहते हैं कि वो अनंत हल वाली स्थिति ही है। और यहाँ पर इसका मतलब यही नहीं है क्या कि डेल्टा का मान 0 है। देख लो आप, इन दोनों से डेल्टा का मान 0 आ रहा है, A1 B2 बराबर है A2 B1, मतलब इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों से डेल्टा 2 का मान आ रहा है, और इन दोनों से पहले लास्ट से डेल्टा 1 का मान भी आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आगे हो तो डेल्टा 3 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन से आप देख पा रहे होंगे डेल्टा का मान भी 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और जितने भी सब वो सब इसमें 0 होंगे ही, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट होता है कि डेल्टा बराबर में डेल्टा 1 बराबर में डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 सब 0 हैं। और आपने इसमें याद किया था कि अनंत हल होते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पर लगा रहे हैं हम, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और बाद में हमने यहाँ से एक बात और सीखी होगी कि यदि A1 बट्टा A2 इज इक्वल्स टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल C1 बट्टा C2 हो, तो हमने याद किया था कि इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। और यहाँ से आप ज़रा विचार कीजिए, इन दोनों से आप जानते कि डेल्टा का मान तो 0 आ रहा है, लेकिन इन दोनों से डेल्टा 1 का मान हो सकता है कि 0 आए, हो सकता है न आए, और इन दोनों से भी डेल्टा 2 या फिर 1 का मान भी 0 नहीं आएगा, ये आप जानते ही हैं यहाँ से। तो वही बात यहाँ पर लगाई जा रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 इनके पदों में याद कर लीजिए कि हल कब होता है और कब नहीं होता है। अब इनको एक नाम दिया गया है बाद में संकेत रूप में। यदि हल है, इसका मतलब रेखाएं परस्पर काट रही हैं, इसका मतलब रेखाओं की संगति हो रही है, तो इसको बोला गया है, इस पॉइंट की दोनों स्थितियों को बोला गया है कि समीकरण निकाय संगत है। यदि हल कैसा भी हो, अद्वितीय हो या अनंत हो, तो उस कंडीशन में हमेशा उसको बोलते हैं संगत समीकरण निकाय, ठीक है। और यदि हल नहीं हो तो उसको बोलते हैं असंगत समीकरण निकाय, ये नाम दिया गया है। संगत का मतलब रेखाएं संगति कर रही हैं तो हल होगा या तो एक या अनंत, और असंगत का मतलब रेखाएं नहीं मिले, इसका मतलब हल होगा ही नहीं उसका, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद करेंगे अच्छे से डेल्टा के पदों में ही। और आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम, जिसको आपने याद किया था आव्यूह सिद्धांत के रूप में, उसमें भी इसमें क्या काम करते हैं नियम, उसको देख लेते हैं, है ना। आगे है 2 नंबर आव्यूह सिद्धांत द्वारा, आव्यूह सिद्धांत द्वारा, ठीक है। अब इसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि हल कब कब होगा और कब कब नहीं होगा। वापस वही बात मैं लिखूंगा, हल की स्थिति। तो हल की स्थिति में वही 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति कि जो है हल होगा, पहली स्थिति तो ये कि हल होगा, और दूसरी स्थिति ये है कि हल नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें सीधा सुनो, इसमें 2 भाग नहीं बनेंगे आगे, इसमें एक में काम चलेगा। हल होगा में क्या होता है कि सारणिक ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0 होता है, इसमें होता है सारणिक ऑफ, इसमें डेल्टा नहीं, तो इसमें ये होता है ना। यदि इसका मान 0 नहीं है, इसका मतलब हल होगा, और यदि इसमें सारणिक ऑफ ए का मान 0 है तो हल नहीं होगा। इसमें सिंपल सी ही बात है, स्ट्रेट बात है, और इसमें आपको इन तीनों को जांचना होता ही है। वैसे ज़्यादा सही ये है इसकी बजाय, ये इसमें ज़्यादा काम करता है क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें प्योरीफाई की जा चुकी हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में समीकरण निकाय संगत होगा,
और इस कंडीशन में आप समझ रहे हैं कि असंगत ही होगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप थ्योरी में ही लिखेंगे अच्छे से। मैंने इसको बहुत संक्षेप में, केवल जो बहुत ज़्यादा मतलब लगता हो कि लिखवाना वही लिखवाया मैंने, बाकी सब बातें मैंने बोली हैं। तो खुद लिखना इसको जो आपको लगता है सही बात हो। ठीक है, और बाकी इन बातों को आपको याद करना है ढंग से समझने के बाद में, क्योंकि काम की बातें हैं, इनको आप याद करेंगे तो बार बार आगे ये काम आएंगी। ठीक है, तो आगे बात करें हम। अब इस हल वाली स्थिति या हल के जांचने की जो स्थितियां हैं, इनको इस सवाल पर अप्लाई करके इस सवाल करना सीखते हैं। एक बार देखिएगा, देखो सवाल बड़ा स्पष्ट है। इसमें 8वें सवाल में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण निकाय असंगत। सिद्ध करना है कि असंगत है ये, सिद्ध करना है कि संगत नहीं है ये। चलिए देखते हैं। हम 8वें सवाल में पहला पॉइंट कर लेते हैं। पहले पॉइंट में पहले दे रखा है समीकरण निकाय, तो मैं लिखता हूँ प्रदत्त समीकरण निकाय वो है ये 3x फिर -y फिर प्लस में है 2z इक्वल्स टू 3, है ना। उसके बाद में है 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल 5 है। और अगला समीकरण है x माइनस 2y माइनस z इक्वल्स टू 1। ये आपको एक समीकरण निकाय दे, और आपसे पूछा गया है कि ये, या फिर कहा गया कि सिद्ध करो कि ये असंगत होगा पक्का। ठीक है, चलिए इसे करते हैं अपने क्रैमर नियम वाले सिद्धांत से, उसे इजी पड़ेगा उसके माध्यम से ही। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा का मान, फिर निकालते डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के मान भी। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हम शुरुआत करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर में आपको पता है कि डेल्टा क्या होता है, चरों के गुणांकों का सारणिक। तो बना दो इसको, ये 3 है, फिर माइनस का 1, फिर 2, है ना, फिर 2 1 3, फिर है 1 -2 -1, और इसका मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू, इसका मैं प्रसार कर रहा हूँ R1 के सापेक्ष, तो यहाँ पर 3 है ही, यहाँ पर आएगा माइनस और प्लस का 6, फिर माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस का 2 और माइनस का 3, फिर प्लस का 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1। इसका मान निकाल लो, तो 3 गुणा ये 5 हो गया, है ना, और यहाँ पर ये माइनस का 5 पड़ा ही है, और ये माइनस, ये प्लस का 2 और ब्रैकेट में है माइनस का ही 5। इसको हल कर लेते हैं ना, तो ये बनेगा 15, माइनस का जो है 5 और माइनस का है 10, तो कट के इसका मान 0 आ गया। यहाँ से कह सकते हैं डेल्टा का मान यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब कि ये सही है, हो सकता है कि असंगत हो आगे। अब निकालते हैं डेल्टा 1 का मान भी, तथा डेल्टा 1। अच्छा, डेल्टा 1 में क्या करते हैं हम, डेल्टा 1 में वास्तव में डेल्टा में ही 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम को इक्वल वाले से रिप्लेस करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो ये 3 2 1 है ना, ये बनेगा 3 5 1। अब इक्वल वाले नंबर्स ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी दोनों सेम रख दो। -1 1 और माइनस का 2 है ना, 2 3 -1 है, 2 3 -1, इसका मान निकालना चाहिए। तो चलो करो प्रसार R1 के सापेक्ष ही, तो 3 -1 प्लस का 6, फिर माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस का 5 और माइनस का 3, फिर प्लस का है 2, और यहाँ से जो है -10 माइनस का 1 है। इसका मान निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 3 × 5, फिर माइनस का ही है 5, है ना, और 2 × माइनस के 11। हल कर लो तो ये हो जाएगा 15, माइनस का 5, और ये जो है माइनस माइनस प्लस के 22 आ जाएंगे ना, तो प्लस का 22 प्लस 15 37, 37 माइनस 5 मतलब 32 हो गया ये। तो यहाँ से डेल्टा 1 का जो मान है वो आ रहा है 32, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा का तो मान 0 था, पर डेल्टा 1 का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये है एक असंगत समीकरण निकाय है पक्का। यदि इसमें डेल्टा 1 का मान भी 0 आता ना, तो आप निकालते डेल्टा 2 का मान, अगर वो 0 है फिर निकालते डेल्टा 3 का मान। और यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों ही 0 आ जाएं, तो हम क्या बोलते, तो हम बोलते कि भाई यहाँ पर डेल्टा से लेकर डेल्टा 3 तक सब 0, इसका मतलब ये है संगत है। आपने देखा था अगर डेल्टा का मान नॉन 0, इसका मतलब संगत पक्का है, उसका हल हमेशा अद्वितीय होता है। लेकिन यदि डेल्टा का मान 0 हो और इन डेल्टा 1 से डेल्टा 3 तक में से कोई एक भी 0 न हो, तो होता है वो असंगत। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सीधी सी बात है ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो है डेल्टा का तो मान 0 है, परंतु डेल्टा 1 का मान नॉट इक्वल 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय जो है वो असंगत होगा।
समीकरण निकाय असंगत होगा या असंगत है, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है सवाल। और इसमें आगे जो इसका दूसरा पॉइंट है वो आप खुद ट्राई करना, आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा, दूसरे पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे पॉइंट में आपको इक्वल में दे रखा 0 0 0, लेकिन वो जो इक्वल वाले मान थे वो इधर ले रखे हैं इसने। जैसे आप देख लीजिए, इसमें दिया ना कि x + 6y + 11 = 0, तो आपको पहले इक्वल में सबको ले जाना है। जैसे x + 6y इक्वल करना है -11, ऐसा करना पड़ेगा आपको। मतलब कि अचरों को इक्वल में करना जरूरी होता है, वरना ये सिद्धांत यहाँ पर काम करता नहीं है, इसलिए काम पहले खुद करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आगे जो 9वां 10वां ये सिंपल सवाल हैं, लगभग खुद ट्राई करना, हो पाए तो। हम बाकी सवाल करते हैं अगले भाग में, अब के लिए इतना बहुत है। ठीक है।